संकल्प क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस एपिसोड में कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवाद तथा नई कविता के कवि होने के कारण इनकी विचारधारा भी प्रयोगवादी ही है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो कि इनकी कविताओं की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रमशील स्त्री के कार्य को एक बहुत ही मजबूती से प्रस्तुत किया है। इसके साथ साथ वे मानवीय दास्ता तथा शोषण के खिलाफ भी अपनी कविताओं को लिखने का प्रयास करते हैं। नोट: किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं को दो प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1 भावपक्ष, नंबर 2 कलापक्ष। कवि नागार्जुन एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों ही पक्षों में अपनी उपलब्धियां बराबर प्राप्त की हैं। तो हम कवि केदारनाथ अग्रवाल के भावपक्ष को देखेंगे। भावपक्ष किसी भी कविता की एक ऐसी विशेषता है जिसके अंदर कविता के सभी प्रकार के भाव जैसे प्रगतिशील चेतना, प्रकृति का चित्रण इत्यादि का वर्णन किया जाता है। प्रकृति का मानवीकरण, जो कि भावपक्ष के अंतर्गत पहली विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण प्रयोगवादी कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें प्रकृति को किसी मानव के रूप में बताया जाता है तथा उसका वर्णन कर दिया जाता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल इस प्रकृति के मानवीकरण से बहुत ही परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस कविता में प्रकृति के मानवीकरण का प्रयोग किया है। इस संबंध में कवि केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही प्रसिद्ध कविता बसंती हवा का उदाहरण इस प्रकार है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ के गली में, शहर गांव बस्ती हरी खेत पोखर, नदी रेत निर्झर, झुलाती चली मैं डुलाती चली मैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल की इसी बसंती हवा की कविता एक और है, उसको मैं बता देता हूँ। कसम रूप की है, कसम प्रेम की है, कसम इस हृदय की सुनो बात मेरी। बसंती भंवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, जहाँ चाहती हूँ वहाँ घूमती हूँ। बड़ी मस्त मौला ना कुछ खबर है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो अब हम कवि केदारनाथ अग्रवाल के भावपक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता को देखेंगे, जो कि गीतात्मकता है। कवि केदारनाथ अग्रवाल लगभग सभी कविताओं में गीतों के रूप में ही वर्णन करते हैं, परंतु कुछ ऐसी कविताएं भी हैं जो प्रमुख रूप से शायद इसीलिए बनी ही हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि कविताओं में गीतात्मकता का प्रयोग करने से कविताएं और भी अधिक आकर्षक लगती हैं। इसी संबंध में एक उदाहरण इस प्रकार है। है कि कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जिस समय प्रकृति के संबंध में कविताएं लिखी जा रही हों, उसी समय मानवीय दास्ता तथा किसानों की समस्या का भी वर्णन करना कवि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए उनकी कुछ कविताएं इस संबंध में लिखी गई हैं। उदाहरण मानवीय दास्ता के संबंध में इस प्रकार है। ना दास्ता में रेंगना ही जिंदगी का काम है, मनुष्य ही मनुष्य का
बिका हुआ गुलाम है। जब केदारनाथ अग्रवाल इस बात को कह रहे हों तो उनका इशारा शोषित वर्ग की तरफ होता है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग को बहुत अधिक सताता है। वह उसे दास के रूप में देखना चाहता है, वह उसे अपना दास बनाता है, वह उसके अधिकारों को छीन कर बैठता है। इसीलिए कवि केदारनाथ अग्रवाल इन सब का प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी कविताओं में लगातार किसानों की आवाज़ को, शोषित वर्ग की आवाज़ को, स्त्रियों की आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, कवि केदारनाथ अग्रवाल की कलापक्ष के अंतर्गत, कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत अगली विशेषता है कलापक्ष। कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता की दूसरी विशेषताओं की कलापक्ष है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के काव्य सौंदर्य जैसे अलंकार योजना, छंद योजना तथा बिंब विधान और प्रतीक योजना इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम कलापक्ष के अंतर्गत विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं। कलापक्ष के अंतर्गत पहली विशेषता है अलंकार योजना। कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में अलंकार योजना बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलते हैं। इनकी अलंकार योजना इतनी प्रबल है कि शायद ही किसी कवि की ऐसी योजना होगी। अलंकार योजना के संदर्भ में इनका एक उदाहरण इस प्रकार है। धूप चमकती है, चांदी की साड़ी पहने और मायके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों का छाती से लिपट गई है। कवि केदारनाथ अग्रवाल की कलापक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है छंद योजना। प्रयोगवाद के कवि केदारनाथ अग्रवाल की छंद योजना इतनी प्रबल है कि इनकी कविताओं में किसी भी प्रकार की समस्या ही नहीं होती है। उसको प्रवाह रूप में प्रदान में पढ़ने से पता चलता है कि इनकी छंद योजना बहुत ही सरल है। मुक्त छंद की परंपरा छायावाद युग से ही प्रचलित हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले निराला जी ने छंदों को तोड़कर मुक्त छंद वाली अपनी कविता का वर्णन किया था और अपनाया था। प्रतीक योजना तथा बिंब विधान कवि केदारनाथ अग्रवाल की कलापक्ष के अंतर्गत अगली विशेषता है प्रतीक योजना तथा बिंब विधान। इनकी कविताओं में बिंब योजना एवं प्रतीक योजना में भी मनुष्य की गुलामी, किसानों की समस्याओं, स्त्री की समस्या, दलित वर्ग की समस्या इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ कवि केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताएं समाप्त होती हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल के बाद हम अगली कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, उनको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कवि केदारनाथ अग्रवाल की कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनकी हम व्याख्याओं को भी देखेंगे तथा इनकी जो काव्यगत विशेषताएं या प्रगतिशील चेतना या कह सकते हैं काव्य शिल्प तथा इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। इनकी इनकी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।